नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो अंत तक देखा कीजिए। अगर आपको करंट अफेयर के लिए कोई भी समस्या होती है, पीटी मेन सभी एग्जामिनेशन का करंट अफेयर एक ही जगह से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। कोई भी आप एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में विजन का फॉलो कर सकते हैं। कई सारे बच्चे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कुछ बच्चे क्रॉनिकल पढ़ते हैं। कोई भी एक मंथली मैगजीन सीरियस वाला, अच्छे वाला, वन लाइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए और ये वीडियो देखिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 71 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आज संभावित है। आज आ सकता है भाई, आज हो सकता है कि आज रिजल्ट दे दे। आज नहीं देगा तो कल तो छुट्टी ही रहेगी। कल तो बिहार में इलेक्शन है और उसके बाद फिर 12 तारीख को रिजल्ट दे सकता है। पूरी संभावना है कि 14 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगले एक दो दिनों में आपका रिजल्ट संभावित है, आ सकता है। कृपया पहले से ही माइंडसेट बना करके रखें अपने अंकों के हिसाब से। जो भी होगा उसके लिए आगे का सोचें कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आगे आपको क्या करना है। पहले से ही आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मेरा पीटी सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा लक्ष्य क्या होगा और अगर नहीं होता है तो मुझे क्या करना है। बिल्कुल क्लियर रखिए हमेशा थॉट को, जिससे आप जीवन में कभी भी फंसे न कहीं पर भी। आज क्या सब पढ़ेंगे हम लोग, तो वंदे मातरम अपने देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। तो वंदे मातरम को लेकर के विवाद हो रहा है। इसको ज़रा पढ़ेंगे कि क्या है ये विवाद और क्या इससे जुड़े हुए इतिहास हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा COP30 है, इसको तो आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में हो रहा है। दरअसल में कॉप की शुरुआत भी यहीं से हुआ था 1992 में। रियो अर्थ समिट जिसको कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, वहीं के बाद कॉप की शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। अब फिर से ब्राज़ील में ही हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है COP30। इसको आने वाले वीडियोज़ हम लोग करेंगे ताकि मैं डिटेल में एक में ही आपको पूरा टॉपिक कंक्लूड कर दूँ। फिलहाल तो पीटी फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। गुजरात ATS ने 3 टेररिस्ट को पकड़ा है। क्यों मैं इन्हें न्यूज़ बता रहा हूँ भाई, क्योंकि वो राइजीन नामक जहर का उपयोग करने वाले थे लोगों को मारने के लिए। मास लेवल के स्तर पर लोगों को मारने के लिए पानी में मिला करके जहर को, या मंदिर के प्रसाद में मिला करके, फूड मिला करके। तो राइजीन जहर के बारे में भी देखेंगे। देखते हैं एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक तो है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है, जो स्कूल में हम सब खड़े होकर के गाते थे, किसी भी स्कूल पढ़ा होगा आपने, सरकारी प्राइवेट सभी जगहों पर होता है वंदे मातरम। तो अब उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ मुस्लिम पक्ष के नेता जिन्होंने बोला कि हम नहीं गाएंगे, अब ये बोल रहे आपको गाना पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा कि क्या है। इसको राष्ट्रगीत कहा जाता है। वंदे मातरम कहाँ से, वंदे मातरम भी उच्चारित किया जाता है, मातरम वंदे मातरम कहा जाता है। कई सारे लोग इसको बोल देते हैं। बांग्ला भाषा का शब्द है बंदा, ठीक है। वैसे वंदे मातरम होता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। भारत में राष्ट्रवाद का जो उत्थान हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, चट्टोपाध्याय जो हैं, चट्टोपाध्याय कुछ ही बोलिए आप। इनके बहुत सारी किताबों का योगदान है भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में। जैसे कि आनंद मठ है, जिससे किताब में से ये लिया गया है। देवी चौधरानी है और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं नाम बताऊँगा आपको अभी। वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखिएगा, भले ये आनंद मठ से लिया गया हो, लेकिन पहली बार प्रकाशित जो हुआ था साहित्यिक पत्रिका में, पब्लिक में, वो बंग दर्शन प्रकाशित हुआ था और बाद में उसकी अमर कृति आनंद मठ में शामिल किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको संगीतबद्ध किया। जो ओरिजिनल वंदे मातरम है, जो आनंद मठ में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल ही अलग है। वो कई मायनों में आपको दिखेगा कि इस वंदे मातरम से मिलता जुलता नहीं है। जो हम वंदे मातरम गाते हैं, ये उसका छोटा सा हिस्सा है। वंदे मातरम एक्चुअल में बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, संस्कृत में है और यह काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसके बाद यह भारत की संस्कृत और राजनीतिक पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो एकता, त्याग और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। मातृभूमि को लेकर के लिखे गए हैं ये। मातृभूमि भारत में या कई सारे दुनिया के सिविलाइजेशन में जो भूमि होती है उसको माता का श्रेणी दिया जाता है, जननी की श्रेणी दी जाती है। तो इसके कारण से उन्हीं के लिए यह समर्पित यह गीत लिखा गया है। संस्कृत में है। राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया। वंदे मातरम के पहले दो पदों को
मैंने आपको पहले ही समझाया कि वंदे मातरम एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके पहले के जो 2 पद हैं जो आप और हम स्कूल में गाते हैं या अभी भी आपको याद होगा, उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया गया 1937 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जबकि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में के रूप में सम्मान दिया गया। स्वदेशी आंदोलन हो, कोई भी बड़ा आंदोलन आप भारत का उठाएंगे, उसमें आज भी अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो वहाँ पर आपको वंदे मातरम बजता हुआ जरूर दिखेगा। ठीक है। 1896 के पहले कांग्रेस अधिवेशन में 1896 के पहला कांग्रेस अधिवेशन ऐसा था जिसमें वंदे मातरम का गायन किया गया था। 1896 का है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है आपसे। हालांकि अनुच्छेद 51A के तहत नागरिक को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का कर्तव्य अपेक्षित है। इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा गया है। राष्ट्रगान जनगण मन है और राष्ट्रध्वज तो आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय गीत की चर्चा कहीं पर भी संविधान में नहीं की गई है, लेकिन अपेक्षित की जाती है कि अगर आप राष्ट्रीय पशु की इज्जत कर सकते हैं, बचा सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी के लिए आप मतलब डेडिकेशन दिखा सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, तो राष्ट्रीय गीत के लिए क्या है ऐसा, है ना। देखिए अगला क्या है, वंदे मातरम प्रतिरोध और सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम पुनर्जागृत राष्ट्रवाद का प्रबल उद्घोष बनकर के उभरा था, जो मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और औपनिवेशिक सत्ता, किसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ रहे थे, जिसके कारण से इसको औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ माना गया। इसी के कारण से इसका इतना बड़ा योगदान है भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में, क्योंकि राष्ट्रवादियों के लिए सबसे प्रमुख गीत ही यही बन गया था। कांग्रेस द्वारा स्वीकृति वर्ष 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। किसने गाया था वो भी देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने खुद ही गाया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अधिवेशन भी याद रखिएगा, किसने गाया ये भी याद रखना है, और कब गाया गया ये भी याद रखना है। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, यह आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की उद्घोषणा के समय भी गाया गया था। 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वाराणसी अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वभारतीय आयोजन के लिए अपनाया गया था। वंदे मातरम संप्रदाय भी बना। 1905 में उत्तरी कलकत्ता में एक स्थापित हुआ वंदे मातरम संप्रदाय। अब आपसे जो फैक्ट वो सबको याद है, जैसे 1896 कलकत्ता अधिवेशन, किसने लिखा है, कब आया, कब लॉन्च हुआ, कब पब्लिक में पहली बार छपा, इत्यादि इत्यादि। अगर आपको ये सब फैक्ट्स याद है तो इन सब से सवाल तो पूछा ही जाता है और सब कर ले जाएंगे। वंदे मातरम संप्रदाय जो है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, तो कृपया इस तरह के फैक्ट्स को भी याद कर लें, यूनिक फैक्ट जो हैं। मातृभूमि के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 1905 में उत्तरी कलकत्ता में स्थापित हुआ। सदस्य हर रविवार को प्रभात फेरी लगाते थे, सुबह में जुलूस निकालते थे, वंदे मातरम गाते थे और स्वैच्छिक दान एकत्र करते थे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, और यह जो है इस संस्था का मुख्य काम था। वंदे मातरम और इंग्लिश डेली, अगस्त 1906 में बिपिन चंद्रपाल के नेतृत्व में इंग्लिश डेली वंदे मातरम की शुरुआत की गई पत्रिका की, जिसमें बाद में श्री अरविंद संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए। अरविंद घोष जो हैं, है ना, यह एक प्रमुख राष्ट्रवादी आवाज़ बन गया था। तो यहाँ पर भी आपको वंदे मातरम इंग्लिश डेली छपने वाली पत्रिका बन गई, जिसमें अरविंद घोष ने भी संपादन का काम किया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। एक और पीटी फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है जो पूछा जा सकता है कि विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों पर भी इसका प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ा था। वर्ष 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने जो बर्लिन स्टुअर्ट गार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था ना, तो उस झंडे पर भी वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। वंदे मातरम लिखा हुआ है। 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, ये भी पूछ सकता है आपसे। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारे के साथ एक भव्य जुलूस के साथ स्वागत किया गया था। ये सारा मैंने आपको वंदे मातरम से जुड़े हुए फैक्ट्स करवा दिए हैं, जो आपसे पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के विवाद अपने देश में शुरू हो जाता है, इसी को कहा जाता है टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कुछ नाजायज़ फ़ायदा होता है ये। वर्ष बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के एक अग्रणी बंगाली लेखक हैं, बांग्ला लेखक हैं,
जिनके उपन्यास, कविताओं और निबंधों ने आधुनिक बंगाली गद्य और प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद को आकार दिया। राष्ट्रवाद क्या है? मैं बच्चों से लिखवाता हूँ जब मेंस के लिए क्वेश्चंस, उसमें एक सवाल तो ये जरूर ही रहता है और बीपीएससी में भी पूछा जाता है, राष्ट्रवाद का उदय, कारण, परिणाम, प्रभाव, इन सब को लिखिए। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि हम भारतवासी जो हैं, यह एक देश है, इसकी परिकल्पना एक देश के रूप में करना, यही है राष्ट्रवाद। अपने सभी कृत्यों से पहले देश को आगे रखना, यही है राष्ट्रवाद। कि हम ये तो पहले समझें कि हम सब का एक ही देश है। पहले ऐसा नहीं था बंधुओं, यह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विकसित हुआ है। प्राचीन समय में एक ऐसा था, लेकिन उसके बाद जब देश में अलग अलग समय पर अलग अलग शासक आए तो अलग हो गया। लेकिन कोई भी शासक आया हो, उसका एक लक्ष्य जरूर रहता था कि इस पूरे देश पर एक साथ शासन करें, एक साथ शासन करें। क्योंकि सारे के सारे जितने भी शासक आए वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत को, संयुक्त भारत लीजिएगा, उसको एक ही भूखंड मानते थे, वो एक ही प्रदेश मानते थे, एक ही प्रकार का देश मानते थे, भले ही भाषाएं अलग थी यहाँ की। तो यही राष्ट्रवाद कहलाता है बंधुओं। देखिए उनकी प्रमुख कृति कौन कौन सी है। आनंद मठ है, दुर्गेश नंदिनी है, कपाल कुंडला है, देवी चौधरानी है। दो तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आनंद मठ ज़रूर पढ़िए और देवी चौधरानी भी पढ़ सकते हैं। दो बहुत ही शानदार है, पतली पतली सी किताबें हैं। आपको लग रहा होगा कृतियाँ हैं, उपन्यास तो मोटे मोटे होंगे, ऐसा नहीं है, पतली पतली सी किताबें हैं, ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, चाइना ने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया है। 2022 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसको कमीशन कर लिया गया है, सेना में शामिल कर लिया गया। और माना जा रहा है कि यूएस के बाद किसी देश के पास में अगर इतना एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो चीन के पास में है। हालांकि रूस के पास में भी है इस तरह का। इसका नाम है फ्यूजियान। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, फ्यूजियन नाम है इसका, फ्यूजियान भी बोलते हैं। और यह चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। रूसी डिज़ाइन पर केंद्रित है ये, रूस ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, उसी डिज़ाइन पर केंद्रित है, लेकिन बनाया गया है चीन के द्वारा, 100% अपने द्वारा वो बनाया है उसने। निर्माण 2015 में शुरू हुआ था ये और 2022 से पानी में उतारा गया है। और यह माना जा रहा है कि अमेरिका और ख़ास तौर से भारत के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे संबंध भी ऊपर नीचे ही होते रहते हैं, अगर वो कुछ एडवांस करता है तो हमारे लिए अब चुनौती हो जाएगा कि हम भी उस दिशा में बढ़ें। भारत के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, दो है, विक्रमादित्य है और विक्रांत है, लेकिन वो इसके तुलना में छोटे हैं, स्मॉल टू मीडियम कैटेगरी के हैं, जबकि ये मीडियम टू लार्ज कैटेगरी में आता है। और इस पर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापॉल्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये सिस्टम इसको काफ़ी खास बनाता है, जिसके कारण से ये अमेरिका के पास में है, रूस के पास में है और अब चीन के पास में है। हमारे पास में यह सिस्टम अभी नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम कहा जाता है। सामान्य भाषा में वैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापॉल्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। क्या खास होता है, कैसे काम करता है ये? एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल में होता क्या, तो चलता फिरता एक एयरफोर्स जैसा रनवे होता है। जिस प्रकार से आपने एयर पट्टी देखा होगा, रनवे देखा होगा, उसी प्रकार का एक रनवे वाला विमान होता है, जहाज़ होता है, जिस पर फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं और एक साथ किसी भी पूरे एरिया को वो घेर सकता है। जैसे भारत का मैप लें, यहाँ पर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर एक खड़ा हो गया तो इस पूरे एरिया को वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यहाँ पर वो अपने फाइटर जेट्स भेज करके किसी को बम कर सकता है, किसी को मार सकता है। इतना ज़्यादा क्षमता होता है, यानी कि स्ट्रैटेजिक बढ़त ही आपको देता है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा है तो उस पर सारे विमान लैंड नहीं कर सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही छोटा है तो उस पर लड़ाकू विमान लैंड नहीं कर सकते आसानी से, बहुत दिक्कत होता है। उनको आपको अलग से फिर डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम छोटा रनवे है, उतने छोटे रनवे पर टेक ऑफ करना, लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम बनाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट के व्हील के पास में यह सिस्टम खुद को अटैच कर लेता है और यह एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड पल्स प्रदान कर देता है, जिससे यह क्या करेगा, जिससे यह आगे बढ़ सकता है, आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। ज़्यादा बड़ा रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट इस पर उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ान भी भर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम जो है, यह वर्तमान में
अमेरिका के पास में है, रूस के पास में है और अब चीन के पास में भी है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रूस के पास भी जो ये सिस्टम है वो प्रारंभिक चरण में ही है। रूस भी इसका कोई खास उपयोग नहीं कर पा रहा, लेकिन अमेरिका के बाद अगर किसी ने वास्तविक तौर पर कमीशन कर लिया इस उपयोग को तो वो चीन ही है। यानी कि उपयोग में दो ही देश के पास में है। वैसे बनाने की क्षमता रूस के पास भी है, उसने भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो इसका उपयोग नहीं कर पाया है। चीन ने इसका सफलतापूर्वक बना करके उपयोग भी शुरू कर दिया है इस सिस्टम का। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ख़ास तौर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। छोटा सा ही था, पीटी फैक्ट था। गुजरात एटीएस ने 3 पकड़ा है आतंकवादियों को, जिसमें से एक जो आतंकवादी उसने चीन से देखिए, इसका नाम है अहमद मोइनुद्दीन सैयद नाम है, ये है ना। इसने चीन से एमबीबीएस किया हुआ है, चीन से एमबीबीएस किया हुआ है। मूलतः तेलंगाना का रहने वाला है, हैदराबाद का। और इस एमबीबीएस करके क्या कर रहा था, तो डॉक्टर्स तो जान बचाते हैं, लेकिन ये आदमी मास लेवल की किलिंग की तैयारी कर रहा था। तो गुजरात एटीएस ने इसको गिरफ़्तार किया, पूरे एसयूवी को ही गिरफ़्तार किया। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, इनके पास से काफ़ी सारा कुछ मिला है। बाद में पता चला कि अपने डॉक्टरी ज्ञान का उपयोग कर रहा है कस्टर बीन से, अरंडी जिसको कहा जाता है, उससे राइजिन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। राइजिन या रीजिन भी उसको कहा जाता है। राइजिन बहुत ख़तरनाक होता है, यह साइनाइड की तुलना में 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है यह, है ना। सांस लेने, अगर इसके इर्द गिर्द आप अगर सांस ले रहे हैं या आपका त्वचा भी इसके संपर्क में आ जाए, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका त्वचा भी इसके संपर्क में आ जाए तो डेथ निश्चित होती है। तो ये वही कर रहा था। राइजिन कस्टर बीन से निकलने वाला एक अत्यंत घातक जहर है जो बायोटॉक्सिन है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है ये खुद को मतलब पॉइजनस होता है और इसका उपयोग मारने के लिए किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इससे पहले जो बराक ओबामा था उसको 2008 में, और 2018 में ट्रंप को राइजिन्स लगा हुआ लेटर भेजा गया ताकि वो उस लेटर को छुएं और उनकी मृत्यु हो जाए। या उस लेटर को अगर आपने अपने पास में भी लाया तो आपके सांस से, आपके त्वचा में संपर्क आने से उसकी मृत्यु हो सकती है। आरोपी जो सईद हैं, इसे चाइनीज़ मेडिकल नॉलेज से तैयार कर रहा था ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा सके, और पानी में मिला दे, किसी शहर के किसी मंदिर के प्रसाद में मिला दे, कहीं पर कुछ भंडारा हो रहा है उसमें मिला दे, जिससे मास लेवल पर लोगों की किलिंग्स हो। कहाँ से था यह, तो यह ISIS-K-P खुरासान जो है, ISIS खुरासान भी कहा जाता है। ISIS मुख्य रूप से उससे संबंधित था, पाकिस्तान से भी संपर्क में था यह। राइजिन के बारे में देखते हैं। राइजिन एक प्रोटीन आधारित टॉक्सिन है। यह राइजिन कॉम्युनिस पौधे के बीज में पाया जाता है, जिसको हम लोग अरंडी कहते हैं। अरंडी का तेल इस्तेमाल भी होता है, लेकिन उसी अरंडी में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है राइजिन को, और उसी का उपयोग किया जा रहा था। यह लेक्टिन है, लेक्टिन जिसको कहते हैं, कोशिकाओं को नष्ट करने के काम आता है, खासकर प्रोटीन संश्लेषण को रोक करके। अरंडी के बीज, दुनिया भर में अरंडी का तेल कस्टर ऑयल और औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया जाता है। बाकी मैस मलबा से राइजिन निकाला जाता है। 1 किलो बीज से 1 से 5 ग्राम मिलीग्राम शुद्ध राइजिन बन सकता है। यानी कि 1 kg अगर आपके पास में कस्टर का बीज है तो उससे आप 1 से 5 ग्राम बहुत ही छोटे मात्रा में राइजिन बना सकते हैं। वो यही बना रहा था। यह सफ़ेद पाउडर गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसके कारण से अगर इसका उपयोग कहीं पर किया गया है, जैसे साइनाइड इत्यादि जो होते हैं, उससे बहुत तेज़ गंध होता है। सल्फास होता है, उससे भी बहुत तेज़ गंध होता है, लेकिन इसमें गंध नहीं होता है, जिसके कारण से पता नहीं चलता है कि ये पॉइजन किया हुआ है ना। पानी में घुलनशील है, लेकिन गर्मी से नष्ट भी नहीं होता। सीरियस ने इसे कैटेगरी B बायो टेरर एजेंट मानता है वो, इसलिए सरकारें इसको बैन करके रखती है। इसका एक्सेप्टर नहीं किया जा सकता है। मेडिकल लेवल पर जहाँ पर इसका उपयोग होता है या जहाँ पर भी इसका उपयोग, उसके लिए सरकार ही केवल इसको बनाती है। ठीक है, आसानी से फैल सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर हानि की गुंजाइश तुलनात्मक रूप से कम रहती है। अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो मास लेवल पर यह हानि पहुंचा सकता है, और इसको बायो टेरर एजेंट के रूप में दुनिया भर में इसको बैन किया गया है। बायो टेरर एजेंट मतलब
केमिकल के माध्यम से अगर आप आतंकवादी हमले करते हैं तो उसको बायो टेरर एजेंट कहा जाता है। ठीक है, टेररिज्म का नया स्वरूप, एक बार मैंने आंसर राइटिंग के लिए दिया था बच्चों को लिखने के लिए, टेररिज्म का नया स्वरूप क्या है, आतंकवाद के नए स्वरूप के बारे में बताएं। तो कन्वेंशनल तो वही है, गोली बम बारूद, लेकिन नया स्वरूप जो है वो यही है, बायो टेररिज्म है, जिसमें जहर के माध्यम से लोगों को मारा जाता है। साइबर टेररिज्म है, जिसमें लोगों को फंसा करके उनको विवश किया जाता है मृत्यु के लिए। राइजिन कैसे बनाया जाता है, सरल और घरेलू तरीके से बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको बना रहे थे। अरंडी के बीज को पीसकर तेल निकालने के बाद बचे मैस को, रासायन को, जैसे एसिड या क्षार से प्रोसेस करें तो इसको बनाया जा सकता है। इसको याद रखिएगा। और इस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए इतना तो ज़रूर ही बताइएगा मुझे, किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे थे। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, भूटान आई रोल ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअल पीस मेकर होल्ड्स प्रेयर्स फेस्टिवल। वहाँ पर वो राइजिन बना रहे हैं और ये भूटान है जो दुनिया के शांति के लिए ग्लोबल स्तर पर प्रेयर फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। प्रार्थना फेस्टिवल आयोजित हो रहा है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना करेंगे विश्व शांति के लिए। इसके एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है और थोड़ा सा नीचे आकर बांग्लादेश है। ठीक है, और ये बीच भूटान है जो क्या आयोजित कर रहा है, तो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, GPPF। ज़रा समझते हैं इसके बारे में, प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में GPPF का आयोजन किस देश ने किया है, तो भूटान ने किया है। विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव तारीख 4 से 9 नवंबर 2025 तक थिम्पू, भूटान की राजधानी, ग्रैंड क्यूनारॉयल हॉल के आसपास के क्षेत्रों में यह आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है, जिसमें 20 ज़िलों के भूटानी नागरिक भी जुड़े होंगे और दुनिया भर से अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और वह विश्व शांति के लिए प्रेयर सभा में भाग लेंगे। दुनिया भर के संघर्ष, ध्रुवीकरण, आपदाओं के बीच शांति, करुणा और सद्भावना फैलाना, भूटान के राजा ने इसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल फ्यूचर प्लेटफॉर्म बताया है और उन्होंने माना है कि यह विश्व शांति के लिए हम कर रहे हैं और इसी के पर्पस से इसको आयोजित किया जा रहा है। अब आपसे पीटी फैक्ट में तो यहीं से सवाल पूछेगा। आयोजक CMB सेक्रेटरी छोटेन दोरजी के नेतृत्व में राजा और मुख्य, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कुछ विभाग हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें महायान, थेरवाद, वज्रयान, इंटरफेथ, अंतर धार्मिक, बुद्धिज्म के बाहर जैसे हिंदू पुजारी, आध्यात्मिक नेता सब शामिल होंगे। भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेशनल म्यूजियम से एक बुद्ध की मूर्ति का परिवहन करके वहाँ पर ले जाया जा रहा है, जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे प्रार्थना सभा में। इसको याद रखिएगा। आज यही 4 टॉपिक थे जिसको मैंने पढ़ाया है आपको और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको आंसर राइटिंग या AEDO क्विज के लिए जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। रिजल्ट से पहले के लिए 2 मिनट लूँगा मैं आपका। रिज़ल्ट, बहुत सारे मेरे होनहार ऐसे छात्र हैं बहुत बढ़िया, जिनका जब मैं आंसर चेक करता हूं तो मुझे लगता है कि इनमें क्या कमी है। इनके आंसर में मैं तो कमी भी नहीं निकाल पा रहा हूं, इतना शानदार परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन प्रीलिम नहीं हो पाता है उनका। रिजल्ट से पहले अपनी मानसिकता को ये बना करके रखिएगा कि अच्छे से अच्छे शानदार स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो भी प्रीलिम में छट जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम केवल मेहनत का खेल नहीं होता है, किस्मत का भी होता है। बहुत बड़ी मात्रा इसमें किस्मत का भी मौजूद होता है, तभी जाकर रिजल्ट होता है। आपने निशांत जैन का नाम सुना होगा, जो UPSC टॉपर रहे हिंदी माध्यम से, 13th रैंक आया था उनका। उनका लास्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। पहले के जो भी उनके अटैम्प्ट थे उसमें उनका PT ही नहीं हो पाता था। UPSC की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिजल्ट जो भी रहे, कृपया, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और है ऐसा कि आप तैयारी नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो बिल्कुल आप कुछ और करिए, ऑप्शन B की तरफ में जाइए। लेकिन आपकी उम्र है और आप करना भी चाह रहे हैं यही केवल, तो फिर रिज़ल्ट के नेक्स्ट स्टेज से अगले की तैयारी में लग जाइए। ये सही तरीका होता है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करिएगा। जिस दिन आपका रिज़ल्ट हो उस दिन मुझे धन्यवाद बोल लीजिएगा आप। लेकिन यही करना होता है, अगर आपको वास्तविक तौर पर करना, इतना टफ बनाना होता है खुद को कि आज फेल हुए हैं,
कल से फिर किताब लेकर के बैठे हुए हैं। जिस दिन आप इतना टफ बन जाए ना, उस दिन आप समझना कि हाँ आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। रिजल्ट से पहले 2 महीना रिजल्ट के इंतज़ार में बर्बाद कर दिया। रिजल्ट आया, हो गया तो ठीक है, मेंस में नहीं आया तो फिर अगले 2 महीना उसके शोक में निकाल रहे हैं। ये सही कैंडिडेट की पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, सब अच्छा ही होगा, डरिएगा मत। रिजल्ट आ सकता है इस सप्ताह में, कभी भी, आज भी आ जाए, 12 को आ जाए, 13 को आ जाए, जब भी आए। थैंक यू सो मच आप सभी का।